अस्सलाम वालेकुम। हमने ग्रुप एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के लेक्चर स्टार्ट हुए हैं, जिसमें से हमने एटॉमिक रेडियस को देखा था। आज हम देखेंगे कोवेलेंट रेडियस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोवेलेंट रेडियस होता क्या है। तो नाम से ही ज़ाहिर होता है कि कोवेलेंट रेडियस, नाम से पता लगता है कि एक कंपाउंड है या एक मॉलिक्यूल है जो कोवेलेंटली अटैच्ड एटम्स रखता है, और उन एटम्स का जो रेडियस होगा वो कहलाएगा कोवेलेंट रेडियस। इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो ऐसे होगी: द कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एटम इज टेकन एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल एटम्स फॉर्मिंग अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमें समझना है कि एक मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो एक मॉलिक्यूल जो है वो आपको नज़र आएगा, ये एक और ये दूसरा, ये दो एटम्स आपस में बॉन्डेड हुए हैं। तो ये जो एटम्स बॉन्डेड हैं, ये दो किस वजह से बॉन्डेड हैं? ये है कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जो कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग की वजह से बनता है। ये जो लाइन नज़र आ रही है, ये एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक है। तो ये दो सिमिलर एटम्स के दरमियान होने चाहिए, यानी कि दोनों एटम्स आपस में सिमिलर होने चाहिए। हमने मिसाल ली है, एक ये हाइड्रोजन एटम है, ये भी एक हाइड्रोजन एटम है। तो टू आइडेंटिकल एटम्स फॉर्मिंग अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये शर्त तो हमारी पूरी हो गई कि दो एक ही जैसे एटम्स के दरमियान ये बॉन्ड बना है। तो वो कहता क्या है कि हाफ ऑफ द सिंगल वेवलेंथ। अगर ये एक बॉन्ड लेंथ है तो हम मान लेते हैं कि ये दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो है 70.54 पिकोमीटर। ये हमारे पास बॉन्ड लेंथ है। तो अगर हम फुल लेंथ को हाफ कर दें, आधा कर दें, यानी इसको दो पे डिवाइड कर दें, यानी इस तरह दो पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आधा हिस्सा आ जाएगा, वो है 37.7 पिकोमीटर। तो ये जो आपके पास डिस्टेंस निकला है, ये डिस्टेंस एक न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट बाउंड्री तक शो हो रहा है, और वो एटम जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है। अब आपको डेफिनेशन भी समझ आ गई और ये भी पता चल गया कि कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। कोवेलेंट रेडियस इज द न्यूक्लियस ऑफ टू आइडेंटिकल एटम्स फॉर्मिंग अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड, यानी ये एक बॉन्ड लेंथ का हाफ कर दिया गया है। कब? जबकि वो एटम जो हैं वो कोवेलेंटली बॉन्डेड थे मॉलिक्यूल की शक्ल में। तो कि एक मॉलिक्यूल जो कि कोवेलेंट बॉन्ड रखा था, उसमें दो सिमिलर एटम्स बॉन्डेड हैं, वो है बॉन्ड लेंथ का आधा जो है वो कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा। कोवेलेंट रेडियस में हमने ये सिमिलर एटम्स के बारे में डिस्कस किया। तो जो कोवेलेंट रेडियस होता है वो डिक्रीज विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, बिकॉज देयर इज़ कॉरिस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। जैसे जैसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज़ करता है, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इंक्रीज़ करता है और कोवेलेंट रेडियस डिक्रीज़ कर जाता है। दस इन कार्बन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर 1, इसमें 1 है, तो इसका जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो 154 है, 154 पिकोमीटर है, तो उसका एटॉमिक रेडियस 77 पिकोमीटर होगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में 2 है तो उसका न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगा 134, और एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा 67। इसी तरह जब इसका बॉन्ड ऑर्डर कार्बन C कार्बन ये है, तो उसका जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो हो जाएगा 120 पिकोमीटर, और उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो 60 पिकोमीटर हो जाएगा। लेकिन जो ये अबव रूल है वो सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पे वर्क करता है। लेकिन जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे, कोवेलेंट रेडियस अगर हम टेट्राहेड्रल होगा उनका स्ट्रक्चर अगर होगा, तो वो उनका रेडियस टेट्राहेड्रल रेडियस कहलाएगा। जब ये वाले मॉलिक्यूल होंगे तो तब हमारे पास ये जो रूल था वो वर्क नहीं करेगा।
The covalent radius are usually classified as either normal radii, tetrahedral radii, octahedral, square radii, or metallic radii. As the case may, metallic radius is invariably larger than single bond covalent radius for the same एटम. सेम एटम होंगे लेकिन उनके लिए जो मेटेलिक रेडियस होगा वो लार्ज होगा एज कम्पेयर टू अदर रेडियस. एटॉमिक रेडियस एंड सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस ऑफ सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये हमारे पास दिए गए हैं. पोटाशियम मेटल का एटॉमिक रेडियस हो रहा है 231. इसी तरह ये सारे हमारे पास दिए गए हैं मेटल्स के और ये नॉन मेटल्स के. ये तो हमने देखा था सिमिलर एटम्स के बारे में कि इनके सिमिलर एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड था. अगर हम देखें कि हेट्रो एटम्स के बारे में जिनके सिमिलर एटम्स नहीं हैं, तो उसकी मैं एक एग्जांपल ले देती हूँ और आपको समझाती हूँ. मैंने ली है CH3Cl. अगर हम इसको खोल के लिखें तो ये होगा कार्बन. इसकी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. एक तो इसके साथ क्लोरीन अटैच है और 3 हाइड्रोजन अटैच है. अब जो हमारा मकसद है वो ये है कि जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ है, कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड लेंथ है उसके ज़रिए से हम जानें कि जो कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन है वो कितना है. जो कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन है वो हमने मालूम करना है. अब देख लें ये हेट्रो एटम्स हैं. हम यहाँ हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं लेकिन इसमें हमें एग्जांपल में यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. क्यों? असल में हम कोई से भी 2 एटम्स को सपोज कर सकते हैं और वो 2 एटम्स हैं कार्बन और क्लोरीन. अब हमने ऐसा किया कि क्लोरीन के बारे में हमने इस तरह की मालूमात ली कि जो ये 2 एटम्स हैं इनके जो इसका जो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन ये सिमिलर एटम्स हो गए. तो जो सिमिलर एटम्स हैं इनके दरमियान जो कोवेलेंट रेडियाई निकला होगा उसको हाफ बॉन्ड लेंथ को हाफ़ करके निकला होगा और वो हाफ़ कितना है, वो है 99.4 पिकोमीटर. ये हमें मालूम है 99.4 पिकोमीटर. ये हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई है. ये हमारे पास गिवन अमाउंट है. ये हम उस वक़्त मालूम कर सकते हैं जब हमारे पास दोनों एटम्स सिमिलर हो. अगर किसी के जहन में ये सवाल आए कि हम डायरेक्टली क्यों फाइंड नहीं कर सकते, मतलब अगर हमारे पास एक कार्बन का एटम हो और एक क्लोरीन का हो, एक कार्बन हो एक क्लोरीन. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्बन है, ये क्लोरीन है. दोनों में फ़र्क इसलिए है कि एक एटम छोटा है और एक एटम बड़ा है. जाहिर सी बात है कोई भी 2 एटम्स होंगे वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे, उनके साइज़ डिफरेंट होंगे. अगर हम उनके कोवेलेंट रेडियाई को हाफ़ करेंगे, यहाँ से नहीं होगा ये, तो आपको हाफ़ करने पर किसी भी साइड का रेडियस नहीं मिलेगा. तो जैसे ये समझ आ गई होगी आपको. तो सिमिलर एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान जो कोवेलेंटली अटैच हो, अगर हम डिस्टेंस को हाफ़ कर दें तो हमें एग्जैक्ट कोवेलेंट रेडियस मिल जाता है. अगर हमने ये बात यहाँ पे लगाई मीन्स हमें सिमिलर एटम्स को रखते हुए क्लोरीन सिमिलर एटम्स रखे, उनका जो रेडियस अगर हमने निकाला तो वो हमारे पास 99.4 निकला जो कि सिर्फ क्लोरीन का है. मतलब हमें 99.4 पिकोमीटर मिल गया है जो सिर्फ क्लोरीन का है. वो सिर्फ हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर मिल रहा है. बात यह है कि अब यहाँ पे कार्बन कितना होगा. हम स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक के ज़रिए से इसे फाइंड करेंगे. मतलब ये जो 2 हैं इनका जो डिस्टेंस होगा ये हम फाइंड कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए से और हम इसको निकाल सकते हैं. हम इसे फाइंड करके बता सकते हैं और ये जो निकलेगा हम इसको एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं 176.7. ये हमारे पास ओवरऑल डिस्टेंस है. तो हमें पता था कि जो एटॉमिक रेडियस होता है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है. ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी है. तो हम इन दोनों को जमा कर लेंगे तो टोटल निकल आएगा और टोटल में से अगर हमें एक भी पता है तो हम उसको माइनस कर देंगे. तो क्लोरीन का पता है हमें, तो क्लोरीन है हमारे पास 99.4 और ये जो हमारे पास है 170.6, इसको हम निकाल देंगे माइनस
हमारे पास आंसर आ जाएगा 77.3। ये वो आंसर है जो हमें अभी मालूम करना था। ये हमारे पास सिंपल सी कैलकुलेशन थी जिसमें हमने सिमिलर एटम्स को लेके उनके कोवेलेंट रेडियाई निकाले और फिर कोवेलेंट रेडियाई का इस्तेमाल करते हुए हमने उन मॉलिक्यूल का जिनमें हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स थे वहाँ पे हमने अननोन एटम का रेडियस